नमस्कार, मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज की कक्षा 11 में इस वर्चुअल क्लास में सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। कल हमने तरल पढ़ा था और प्रणोद मतलब थ्रस्ट के बारे में भी जाना था, और आज हम जो पढ़ेंगे उसी का कंटिन्यूड पार्ट है, वो है आपका पास्कल का नियम। तो आज के पार्ट में हम पास्कल का नियम पढ़ेंगे और उसका अनुप्रयोग भी देखेंगे। सबसे पहले हम पास्कल का नियम पढ़ते हैं। पास्कल का नियम क्या कहता है? पात्र में रखे किसी तरल के किसी भाग पर, ठीक है, पात्र में मैंने तरल रखा है, उसके किसी भाग पर, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, तो भाग पर जब हम बाह्य दाब आरोपित करते हैं, यहाँ पर हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी पार्ट पर, तो यह बिना ह्रास के, मतलब कोई भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, ह्रास के सभी दिशाओं में, सारे डायरेक्शन में समान रूप से, मतलब एक जैसे रूप से संचरित हो जाता है। तरल दाब के संचरण के लिए यह पास्कल का नियम है। दोबारा एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं और फिर एक बार फिर समझते हैं। पात्र में रखे किसी तरल के किसी भाग पर, मतलब लिक्विड रखा है या आप गैस रखा है, दोनों तरल में आती है, उसके किसी भाग पर, किसी पोर्शन पर जब हम बाह्य दाब आरोपित करेंगे, बाहर से बल लगाएंगे, तो यह बिना ह्रास के सभी दिशाओं में, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी लॉस के, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तरल के संचरण के लिए यह पास्कल का नियम है। आप चाहें तो इसे एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। एक बॉटल ले लीजिए और उसके 4 दिशा में 4 अलग अलग जगह पर आप छेद बना लीजिए। अब आप उसमें पानी भरिए तो आपको दिखेगा कि जो पानी है वो चारों तरफ से एक जैसे ही उससे गिर रहा है, क्योंकि दाब जो है वो सारे दिशा में, अब हम कौन सा दाब लगा रहे हैं, उसमें हम एटमॉस्फेरिक मतलब पर्यावरण में जो दाब है नॉर्मल उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस दाब की वजह से भी जो है आपका जो है दाब वो सारे डायरेक्शन में एक जैसा, बाह्य दाब आया उसकी वजह से एक जैसा हर दिशा में लगेगा, और इसीलिए हर दिशा में सेम प्रेशर होने की वजह से एक ही जैसे आपको चारों तरफ से निकलने वाले फव्वारे जैसे लगेंगे। ये आपका पास्कल का नियम है। अब पास्कल के नियम को की उत्पत्ति अब हम करते हैं। पास्कल के नियम के लिए देखिए, मैंने माना कि इस तरीके का आपका एक बर्तन है जिसमें पानी या कोई भी तरल आपने डाला है, ठीक है। इस पे मैंने इस तरीके का एक आयतन बेलनाकार जो है एक रचना मानी है। ये है नहीं, ये मैंने मानी है। अब इस पे इधर से भी जो है आपका प्रणोद लगेगा, इधर से भी आपके प्रणोद लगेंगे या आपका बल लगेगा, ठीक है। और दाब भी कह सकते हैं, क्योंकि दाब क्या होता है, बल बटे आपका क्षेत्रफल, तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक ही जैसा क्षेत्रफल का हमने इसको माना है, तो इस पर दाब लगेगा। अब हम जो है मान के चलते हैं कि इसमें हमने जो फेस सी है और डी हमने माना है, इनमें एफ सी और एफ डी जो है दाब लग रहा है। अगर मैं एफ सी निकालूं तो ये क्या होगा, पी सी इंटू ए, जहाँ पर पी क्या है, दाब जो सी पर लग रहा है, और ए क्या है, इसका क्षेत्रफल। ये एक जैसा बेलनाकार है, तो अगर एफ डी निकालूंगी तो वो भी आपका क्या होगा, पी डी इंटू ए, मतलब डी पॉइंट पर आपका दाब कितना है, पी डी, और क्षेत्रफल है आपका ए, ठीक है। अब अगर आपका जो लिक्विड है, जो तरल है, वो साम्य अवस्था में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड है, तो किसी तरह का कोई बाह्य बल हम इस वक्त आरोपित नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, एफ सी बराबर एफ डी आए,
ठीक है, उस कंडीशन में F3 बराबर FD आएगा, क्योंकि जब बाह्य बल कोई कार्य नहीं करता तो आपके टोटल बल जो है वो इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, इसीलिए यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, मतलब आपका जो है साम्यावस्था की यही कंडीशन होती है। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखूँगी, ये होगा PCA बराबर PCD, सॉरी PCA, ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल सेम ही है, एक जैसा बेलनाकार मैंने माना है। अब इसमें से A से A कटेगा तो PC बराबर PD, मतलब प्रेशर आपका सेम आएगा। तो यही मेरा पास्कल का नियम है। अब हम पास्कल के नियम को के यूज़ के लिए हम दो इसके अनुप्रयोग सीखेंगे, ठीक है, और पास्कल का नियम उस पर हम लगाएंगे। सबसे पहला नियम जो इसका हम यूज़ करेंगे, उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है आपका द्रव्य चलित लिफ्ट। द्रव्य चलित लिफ्ट आपने कहाँ देखा होगा? जहाँ बहुत बड़े बड़े सामान आपको उठाने होते हैं तो आप जो है द्रव्य चलित लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आपने कहाँ देखा है? आप सब ने JCB वगैरह देखी होगी। JCB में आप देखेंगे कि जो है ऐसे इस टाइप की संरचना होती है, एक के अंदर इस तरह से ऐसे अंदर बाहर वो जा रहा होता है, मतलब जैसे आप पिचकारी भरते हो ना, उसी टाइप का ऐसे दिखा रहे होते हैं। उसमें जब उसके नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वो बल लगाते हैं या किसी चीज़ को उठा भी लेते हैं इस तरह से, तो वो हाइड्रोलिक होते हैं, मतलब उसमें लिक्विड भरी होती है। तो उस पर जो है वो पैर से उसको या हाथ से संचालित करते हैं, और इस तरह से वो कार्य करता है कि आपके हाथ के संचालन से भी वो बड़ी से बड़ी चीज़ को लिफ्ट कर सकता है, या ऊपर से उसको नीचे, नीचे से उसको ऊपर ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। संरचना किस प्रकार की है देखिए। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से कार्य करेगा। इसमें हम आपको भी समझाते हैं इसकी संरचना। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक आपका बहुत भारी सा कोई बक्सा है या कोई बहुत ही भारी सामान है जिसको आपको उठाना है। ठीक है, आपने उसको इस चौड़े, जिस तरह का आपको ज़्यादा दिख रहा है, चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ आपने उसको रख, और ये आपका हैंडल है जिसे आप हाथ से या पैर से चलाएं। अब देखिए होगा क्या, जब आप इसको यहाँ से दबाएंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे, यहाँ से आप उसको प्रेस करेंगे, बल लगाएंगे, फिर दाब लगाएंगे, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, हमने क्या नियम पढ़ा था? हमने पढ़ा था P = F1/A1। ये हम पास्कल का नियम इसमें लगाएंगे। हमने माना कि किस प्रेशर से, किस दाब से मैंने यहाँ से इसको दाबा, ठीक है, किस प्रेशर से मैंने दाबा, वो है F1/A1। F1 मैंने इस पे जो बल लगाया, और A1 है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये लिक्विड यहाँ संचारित करेगा और ये इस तरह से यहाँ उठेगा, ठीक है, ऊपर भी चला जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए इसको बल प्राप्त हुआ है F2, और ये जो क्षेत्रफल है ये A2। ठीक है, तो जो इस तरफ हुआ ये मान लीजिए A है, ये B पार्ट है। A में आपको क्या मिला, और B में क्या मिला,
पास्कल का नियम लगाओ तो जो आपका दाब है वो एक जैसा चारों हर दिशा में संचरित होता है। इसमें भी हर दिशा में एक जैसा संचरित होगा, मतलब PA जो है मेरा वो PB के बराबर होना चाहिए, मतलब F1/A1 बराबर होना चाहिए F2/B। इनका जो अनुपात है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो आपका बल भी कम लगेगा, यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आपको बल ज़्यादा प्राप्त होगा, एक उदाहरण लेके देखते हैं। देखिए, माना कि इसका जो क्षेत्रफल है ये है आपका, मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है ये A1 है आपका 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैंने बल लगाया कितना बल लगाया मैंने 10 न्यूटन का, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है ये मेरा क्षेत्रफल है A2, ये है 10 मीटर स्क्वायर, बड़ा है। तो अब मैं अगर इस समीकरण का इस्तेमाल करूं तो F1 है 10 बटे ये है 2, और ये मेरा कितना है A2, ये है मेरा 10, और मेरे F2 मुझे निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये आया 5, इसको इधर ले गए, 5 गुना 10 बराबर F2, तो मेरा F2 कितना आ रहा है बच्चों, 50 न्यूटन। आप समझ पा रहे हो कि अब मुझे बल कितना मिलेगा, ये ऊपर कितने बल से जाएगा, 50 न्यूटन के बल से। देखिए मैं देख कितना रही थी इसको, 10 न्यूटन का बल, और मुझे मिल कितने का रहा है, 50। 5 गुण आपका जो है बल बढ़ गया। और कारण कौन है, कारण सिर्फ है कि मैंने क्षेत्रफल को बढ़ाया और इसने पास्कल के नियम का अनुपालन किया। समझ में आया आपको? दोबारा देखिए, मैंने यहाँ से इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया, इसका क्षेत्रफल था A1, इससे मैंने इसको बल लगाया, नीचे दबा, लिक्विड यहाँ से यहाँ संचरित करके गई, और इसने इस जो आपका जो भी यहाँ पर आपने मटीरियल रखा है, मान लीजिए कोई बड़ा बक्सा है, कुछ भी भार जिसका बहुत अधिक है, उस पर ये बल लगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, F1 कितना है 10, A1 कितना है 2। इस वाले इक्वेशन का समीकरण का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। F2 मुझे ज्ञात करना है, और यहाँ का क्षेत्रफल मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा F2 50 न्यूटन आया। तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखी कि यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल छोटा था, मैं छोटा बल लगा रही थी, चूंकि यहाँ क्षेत्रफल बढ़ गया तो मेरे बल का परिमाण भी बढ़ गया, इतना ज़्यादा बल आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप पास्कल के नियम से द्रव चलित लिफ्ट को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। इसका दूसरा अनुप्रयोग है वो है आपका द्रव चलित ब्रेक। आपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में सुना होगा, वही द्रव चलित ब्रेक होते हैं। ये द्रव चलित ब्रेक आपके कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती है, जैसे हमारे जो कार वगैरह में आपने सुना होगा ब्रेक ऑयल ख़त्म हो रहा है, ब्रेक ऑयल डाला जाता है। वो ब्रेक ऑयल क्या होता है, वो ब्रेक ऑयल ही वो तरल है जो कि आपको वही वो द्रव है जिससे ये ब्रेक चलते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा बड़ी गाड़ियों में, जैसे स्कूटर वगैरह में भी, तो उसमें भी ब्रेक ऑयल वगैरह यूज़ होता है, साइकिल में नहीं होता, साइकिल का फंडामेंटल अलग होता है, ठीक है। तो उसमें तो आपने चलाई होगी साइकिल, तो उसमें हम जब दोनों तरफ से उसके हैंडल के नीचे जो लगाओ तो उसे प्रेस करते हैं तो एक तार होती है जो कि उसके आगे ब्रश लगा होता है, जिसे ब्रशेस कहते हैं, वो जो है आपके रिम पे जाके अटकता है और उसकी वजह से साइकिल जो है वो रुक जाती है। इसमें भी होना वही है, लेकिन हमारा मैनुअल पावर नहीं हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कार या बाइक्स में आप मैनुअली नहीं कुछ करते, आप पैर से हाथ से दबाते हो और उतनी बड़ी गाड़ी रुकती है, तो वो सिर्फ हमारे मैकेनिकल वर्क से ही काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं और पास्कल का नियम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसका पहले संरचना देखते हैं कैसी होगी।
इसको किस तरह से बना रहे हैं हम बच्चों, अभी मैं पहले बनाती हूँ तो आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, इसके एक एक स्टेप को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से कार्य करेगा। ये मेरा वो पैडल है जहाँ पर कि मैं आपका दाब लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है द्रव्य भरा है, ये मेरा द्रव्य है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर द्रव्य भरा है और ये जो है ये मेरे गाड़ी का चक्के का अंदर वाला भाग है। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन है, ये मेरा जो भी पहिया है वो इस तरह से। अब देखिए ये कार्य कैसे करेगा। ठीक है, इसके यहाँ पर भी इस तरह से संरचना होती है। यहाँ पर भी आपका द्रव्य भरा है। अब देखिए, जैसे ही आपने ब्रेक को दबाया, ब्रेक दबाते ही ब्रेक इस तरफ आएगा। जैसे ही आपने ब्रेक को दबाया, ब्रेक दबाते ब्रेक इस तरफ आएगा, इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी, जो लिक्विड है वो बह के इधर आएगी। ठीक है, यहाँ से ये चूंकि बंद है, अब लिक्विड किधर जाएगी, अब लिक्विड इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी। क्लियर है, लिक्विड इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी। जाने से देखिए क्या होगा, ये स्प्रिंग से जुड़ा है, इस तरह के का है, ये स्प्रिंग से जुड़ा है। जैसे इसको लिक्विड के दोनों तरफ से ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है। ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ा है। जैसे ही आपको दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, दाब आएगा, दाब एक जैसा चारों तरफ फैलेगा, तो ये जो ऐसे था ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि इसकी वजह से धक्का इधर लगेगा और ये जो है ऐसे फैलेगा, इस तरफ जाएगा। ऐसे ही इधर भी धक्का लगेगा, क्योंकि आपका दाब जो है वो एक जैसा चारों तरफ फैल रहा है, वही दाब इधर भी लगेगा और ये जो है इधर की तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग से बना है। ठीक है, ऐसे कर सकता है इस तरह से। अब जैसे ही इधर मूव करेगा, ये जो ब्रश है ये जाके ये जो आपकी टायर की अंदर वाली रिम है उसको टच करेगा। टच करने से घर्षण होगा, टच करने से घर्षण होगा और घर्षण की वजह से क्या होगा बच्चों कि ये जो पहिया है ये रुक जाएगा। ठीक है, ये जो पहिया है ये रुक जाएगा। अब जब ये पहिया रुक जाएगा, अब आप जैसे ही ब्रेक को रिलीज करोगे, मतलब अब आप ब्रेक को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये भी इधर जाएगा, तो यहाँ से लिक्विड जो है घूमकर इस तरफ जाना शुरू करेगा। तो ये दोनों इधर के खिसक जाएंगे, तो अब इनका मूवमेंट किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये स्प्रिंग से ऐसा फैला था, जैसे ही आप इसका जो है दाब कम होगा, स्प्रिंग की वजह से लौट के अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तब ये जो ब्रशेज हैं ये अंदर वाले टायर के अंदर की सतह को नहीं छुएंगे तो किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा और टायर पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। मोटर से जुड़ा है, टायर जो है वो चलना शुरू करेगा। मतलब आपका जो भी आपने इसके साथ जो भी बाइक या स्कूटर लगाया है या कार लगाया है वो जो है आगे गतिमान हो जाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल है द्रव चलित ब्रेक का। एक रिवीजन मार्क कर लेते हैं इसको। जैसे ही आपने ये ब्लैक से मैं दिखा रही हूँ, ब्रेक को दाबा, ये लिक्विड अंदर आया, जो द्रव्य अंदर आया वो इधर आया, बराबर का दाब से दोनों तरफ फैला। जब ये फैला तो इसने इसको भी इस अवस्था से इस अवस्था में ले गया।
जब ये इसके दोनों पंख जो है ये इस तरह से पंख जैसा लग रहा है, ये पीछे की तरफ जाएंगे तो ये जो इनके साथ ब्रश जुड़ा हुआ है, ये ब्रश भी जाके इसकी दीवार को छुएगा। जैसे छुएगा, घर्षण की वजह से आपका जो भी पहिया है वो रुक जाएगा। अब जैसे आप ब्रेक को रिलीज करोगे, मतलब इस दिशा में आप चलोगे, तो लिक्विड उल्टा बहेगी, इधर से इधर आएगी और इधर से इस तरफ चलेगी। तो ये दोनों जो पिस्टन है ये भी अंदर आएंगे तो ये दोबारा मोशन करके इधर से इधर चले जाएंगे, अंदर की तरफ चले आएंगे। तो ये जो कांटेक्ट हुआ था टायर के अंदर और इसका, ये कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और ये दोबारा अपने लौट के जगह पर आ जाएगा। और जब ये टच नहीं करेंगे ब्रशेस तो किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा और आपके पहिया दोबारा सुचारू रूप से चल पड़ेगा। तो ये था हमारा पास्कल का नियम, और पास्कल के नियम का उपयोग करके हमने हाइड्रोलिक ब्रेक देखा और हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा। आज की कक्षा में इतना ही। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको दे दिया जा चुका है। आप वीडियो को देखिए, अच्छे से असाइनमेंट को पढ़ें और कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।